तो बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के हमारे स्पेशल वीडियो में। आज का वीडियो में हम फीचर कर रहे हैं गेम स्टॉक। स्टॉक जो है जो यूएस लिस्टेड कंपनी है ये एक रिटेल वीडियो गेम्स बनाती है और उसके रिटेलर है। तो ऐसा क्या हुआ इस कंपनी में कि हम इसको फीचर कर रहे हैं, ये देखिए। अगर हम इसका प्राइस देखें तो जनवरी में इसका जो 8 जनवरी को क्लोजिंग प्राइस था वो था $18 और 3 ही हफ्तों में इसने अपने प्राइस को $18 से $483 तक लेके गया, यानी कि ऑलमोस्ट 25 टाइम्स उसका प्राइस बढ़ा 3 हफ्तों में। तो इसके पीछे की कहानी क्या है? कहानी थोड़ी फिल्मी है, तो ध्यान से सुनिएगा और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। कहानी है ये बिग फाइट बिटवीन रिटेल इन्वेस्टर्स एंड हेज फंड्स। तो इससे पहले कि हम कहानी स्टार्ट करें, मैं आपको दो चीजों के बारे में बताना चाहूंगा। एक है हेज फंड्स। अभी हेज फंड्स क्या होते हैं? जैसे कि म्यूचुअल फंड्स होते हैं हमारे आम इन्वेस्टर्स के लिए, रिटेल मेरे और आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, वैसे ही हेज फंड्स होते हैं एचएनआई इन्वेस्टर्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए। इस ये हेज फंड्स को परमिशन होती है कि ये डेरिवेटिव स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हैं, ये शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं, ये कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव स्ट्रेटेजीज बना के, ज्यादा रिस्की स्ट्रेटेजीज बना के ज्यादा रिटर्न बनाने की कोशिश कर सकते हैं। और अनलाइक म्यूचुअल फंड्स, इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस की रेगुलेशन बॉडी की जो रिस्ट्रिक्शंस होती है वो भी कम होती है। तो ये होते हैं हेज फंड्स। और जब ये शॉर्ट सेलिंग करते हैं तो शॉर्ट सेलिंग क्या होती है मैं आपको वो बता देता हूँ। शॉर्ट सेलिंग ये होती है कि जैसे नॉर्मली हम स्टॉक को बाय करके उसको होल्ड करके उसको ऊपर के दाम पे बेच के प्रॉफिट बनाने की कोशिश करते हैं। इसके बिल्कुल ऑपोजिट, अगर हमारा व्यू है किसी स्टॉक पे कि वो स्टॉक का प्राइस नीचे जा सकता है या 100 रुपए का स्टॉक है वो प्राइस नीचे जा सकता है, तो हम उसको बेच के पैसा कमाने की कोशिश करते हैं कि पहले हम उसको बेचेंगे फिर बाद में उसको नीचे के प्राइस पे खरीदेंगे। इंडिया में हम शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं कि कोई कोई स्टॉक्स के फ्यूचर्स अवेलेबल है तो उसमें आराम से कर सकते हैं, लेकिन यूएस में किसी भी स्टॉक का फ्यूचर अवेलेबल नहीं होता है। तो उस वहां पर अगर आपको शॉर्ट सेलिंग करनी है तो उसके लिए आप पहले आप शेयर सेल करेंगे और उसके अगर आपको डिलीवरी देनी है बायर को तो उसके लिए आपको शेयर को बोरो करना पड़ेगा किसी लेंडर से। और ये लेंडर नॉर्मली आपको आपका ब्रोकर बताता है, या तो ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो सकते हैं जिनके पास शेयर्स पड़े हुए हैं या फिर रिटेल इन्वेस्टर भी हो सकते हैं। वो आपको स्टॉक थोड़े टाइम के लिए लैंड कर सकता है, उसके बदले में आपको उसको थोड़ा सा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और जब आपका स्टॉक नीचे आ जाए आपके एंटिसिपेशन के हिसाब से, तब आप उस स्टॉक को बाय बैक करके अपने जो जिससे आपने बोरो किया है उसको वापस दे सकते हैं और ट्रांजेक्शन को क्लोज कर सकते हैं। तो ये है शॉर्ट सेलिंग। अब चलते हैं कि इस कहानी का स्टार्ट कैसे हुआ। जब से कोविड हुआ है तब से पूरी ही दुनिया में ही जो रिटेल इन्वेस्टर्स है या फिर जो नए मिलेनियल इन्वेस्टर्स है उनका भरमार हुआ है और उनकी जो पार्टिसिपेशन है इक्विटी मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और किसी भी कोई भी रिटेल इन्वेस्टर या कोई भी इन्वेस्टर जब रिसर्च करता है मार्केट में किसी स्टॉक के बारे में, तो आजकल सारी रिसर्च ऑनलाइन या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे होती है। तो इसी दौरान ऐसी बहुत सारी कंपनीज आती हैं जिनमें रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है। वो छोटी ही कंपनीज होती हैं। उसी टाइप की कंपनी थी एक गेम स्टॉक। इसका कोई फंडामेंटल कुछ भी वैल्यू नहीं है, ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है, लेकिन फिर भी इसका जो स्टॉक प्राइस है थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा था, जो उस हिसाब से ये एक लाइमलाइट में आई रिटेल इन्वेस्टर्स की। तो अब ये इसके अंदर इस पूरी कहानी में सोशल मीडिया का क्या रोल है अब मैं आपको वो दिखाता हूँ। क्योंकि बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो सोशल मीडिया पे डिपेंड करते हैं, सोशल फोरम्स पे डिपेंड करते हैं कि वहां से उनको इन्फॉर्मेशन मिले कोई अपने लेटेस्ट स्टॉक्स के बारे में। तो ऐसे ही एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है रेडिट। ये आपको जो यूजर्स को अलाउ करता है कि उनके इंटरेस्ट के बेसिस पे अलग अलग ग्रुप्स फॉर्म करने के लिए, अलग अलग थ्रेड्स बनाने के लिए। तो ऐसा ही एक ग्रुप है वहां पर जिसका नाम है वॉल स्ट्रीट बेट्स। अगर आप देखेंगे तो ट्रेंडिंग टुडे में सबसे ज्यादा नंबर वन पे यही है। यहाँ पर जितने भी यूएस के रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पर आते हैं और वहाँ पे यहाँ पे स्टॉक्स की डिस्कशन करते हैं। तो ऐसे ही डिस्कशन में इस स्टॉक के बारे में डिस्कशन हुई और ये स्टॉक धीरे धीरे उनके रडार पे आया। इसके बाद एंट्री होती है हमारे हेज फंड्स की, एंड ऐसी कंपनीज में जिनके फंडामेंटल्स वीक होते हैं और उसके बाद वो कंपनी में शॉर्ट करके पैसा बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि ये हेज फंड मेलविन कैपिटल ने किया इस गेम स्टॉक कंपनी में। अब इनको पता होता है कि ऐसी कंपनीज ज्यादा देर तक प्राइस को अपने ऊपर के लेवल पे सस्टेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्राइस किसी फंडामेंटल रीजन से बढ़ नहीं रहा है, ये नॉर्मल एक मार्केट की मूवमेंट के हिसाब से बढ़ रहा है और उसको बढ़ाने वाले मोस्टली रिटेल इन्वेस्टर्स हैं। तो इस तरीके से
ऐसी कंपनी से हेज फंड्स ढूंढते हैं और उसके अंदर शॉर्ट्स क्रिएट करते हैं और उसको होल्ड करके थोड़े लॉन्ग टाइम के लिए वहां पर रखते हैं ताकि प्राइस इवेंचुअली अपने नॉर्मल जो प्राइस बिहेवियर है उसका उस पर चले जाए। जैसे कि ये स्टॉक गेम स्टॉक जिसका नॉर्मल जो प्राइस रेंज चल रही थी मोस्ट ऑफ द 2020 में, वो चल रही थी आपकी अराउंड $4 से लेकर $8 तक। इसी व्यू को बनाते हुए इसी व्यू के साथ ये एंट्री होती है इसमें शॉर्ट सेलिंग में हेज फंड्स की। और इसी दौरान जो मार्केट की रिसर्च कंपनी है सिट्रॉन रिसर्च, वो अपनी एक रिसर्च रिपोर्ट लेके आती है गेम स्टॉक जैसे शेयर्स पे कि ये जो इनके जो प्राइस मूवमेंट है जो अपसेट आ रहा है ये कुछ भी फंडामेंटली बैक नहीं है और ये भी उसी के साथ अपना एक शॉर्ट सेल का आइडिया इस पे जनरेट करती है। तो ये सारे आइडियाज इनके आप वॉल स्ट्रीट पे भी डिस्कस होते हैं, वॉल स्ट्रीट बेट्स के ग्रुप पे डिस्कस होते हैं और सडनली एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है कि जैसे वो एनवायरनमेंट बनता है रिटेल वर्सेस हेज फंड्स। रिटेल इन्वेस्टर अपने आप को एक ग्रुप की तरह फॉर्म करते हैं और वो ये डिसाइड करके उनको ये फीलिंग आती है कि हम वी आर गोइंग टू बी चीटेड अगेन और वी आर पेटेड अगेंस्ट द हेज फंड, और उसके बावजूद वो अपने जो शेयर्स है वो सेल करने से इनकार कर देते हैं। दे रिफ्यूज टू सेल their shares and they on the contrary they hold themselves, they gather themselves through the help of social media और वो एक बहुत बड़ा ग्रुप बना देते हैं और उसके बाद वो शेयर्स को और उसी फ्रेंजी में एक सोशल मीडिया फ्रेंजी में की वजह से ऐसे बहुत सारे शेयर्स आगे बढ़ने लगते हैं जैसे कि गेम स्टॉक ने किया। और इसके चलते स्टॉक का प्राइस जो हमारे जो $17-18 पे था वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 30-35 डॉलर तक चले गया। और उसके बाद एक स्टॉक में एक हमें क्लाइमेक्स देखने को मिला। क्लाइमेक्स में क्या हुआ, क्लाइमेक्स में जो जितने भी हेज फंड्स थे इसके अंदर जो शॉर्ट पोजीशन बना के बैठे हुए थे उनको ये रियलाइज हुआ कि ये वाला स्टॉक है गेम स्टॉक जैसे स्टॉक्स हैं वो they are refusing to budge, the investors are refusing, the retail investors are refusing to budge, they are not willing to sell and they are constantly making the taking the price higher। तो उसके वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि लेट्स पुल द प्लग और उन्होंने अपने शॉर्ट्स को एग्जिट करने का फाइनली प्लान बनाया। लेकिन अब हुआ क्या, जब इतनी बड़ी पोजीशन जब इतने बड़े फंड्स हैं जो बिलियन ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करते हैं बिलियन ऑफ डॉलर्स की उनकी शॉर्ट पोजीशन है, जब वो कोई ऐसे इस सिचुएशन में जब कोई अपनी शॉर्ट्स को एग्जिट करता है तो उसको कहते हैं हम शॉर्ट स्क्वीज। शॉर्ट स्क्वीज में क्या होता है कि आप इतनी बड़ी पोजीशन को जब एग्जिट करेंगे शॉर्ट्स को तो उसके बाद आपको उसको एग्जिट करने के लिए आपको बाय करना पड़ेगा। तो जब बाय करना पड़ेगा ऑलरेडी मार्केट में एक उसका बाय सेंटीमेंट बना हुआ है, ऊपर से जो शॉर्ट्स हैं वो भी अगर बाय साइड पे आएंगे तो बहुत एक बड़ी एक फ्लक्चुएशन होती है प्राइस में, बहुत एक एकदम से मूवमेंट आती है प्राइस में। तो वही मूवमेंट हमें देखने को मिली जब बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो पोजीशन कन्वर्ट हुई फ्रॉम शॉर्ट टू लॉन्ग। तो ये प्राइस इसका लास्ट वीक में ही अब अराउंड $60 से सीधा $483 का तक पहुंच गया। तो इस पूरे फियास्को में इस पूरे खेल में जो शॉर्ट स्क्वीज हुआ उसकी वजह से जो मेलविन कैपिटल जैसे जो फंड्स हैं तो रिपोर्टेडली उनको अराउंड 2.5 बिलियन टू $5 बिलियन का लॉस उन्होंने बुक किया। और इस तरीके से रिटेलर्स आर स्टिल रिजॉइसिंग। तो उनको ये लगा कि वॉल स्ट्रीट बेट्स के जो मेंबर्स हैं उनको लगा कि दे हैव वन द गेम एंड दे हैव defeated the hedge funds in their own game of rigging the market and in manipulating the market, and this time they have won the game। इस पूरे गेम स्टॉक की जो प्राइस सर्ज है उसकी कहानी। तो अब इसमें करंट सिनेरियो क्या चल रहा है, करंट सिनेरियो के हिसाब से व्हाइट हाउस तक ये बात पहुंची। तो व्हाइट हाउस ने एक स्टेटमेंट इशू करी, दे आर मॉनिटरिंग द सिचुएशन एज यूजुअल, जैसे रेगुलेटरी बॉडीज करती हैं, जैसे कि कोई भी एक इंस्टीट्यूशन करता है कि वो दे आर मॉनिटरिंग द सिचुएशन। तो उन्होंने एक स्टैंडर्ड अपनी स्टेटमेंट इशू करी। अब जो वॉल स्ट्रीट बेट्स हैं जो ये ग्रुप है, अब उसको अगर हम देखें तब ये जब ये पूरा सिनेरियो स्टार्ट हुआ था तब मेरे को याद है कि जब उसके मेंबर्स जो थे वो अराउंड 2 मिलियन मेंबर्स थे। अब जब हम देख रहे हैं एट प्रेजेंट जो हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, तो इसके 7.3 मिलियन मेंबर्स हो चुके हैं। तो यू कैन इमेजिन कि कितनी फास्ट तरीके से इंफॉर्मेशन ट्रेवल हो रही है, एक वाइल्ड फायर की तरह एक ये स्प्रेड हुआ और अब ये पूरा ग्रुप और भी ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है। अब ये इस तरीके के इसके अंदर अगर हम इसके अंदर पोस्ट देखें
तो सी हाउ दे आर पोस्टिंग GME टू द मून। सो इस तरीके के पूरे मीम्स इंटरनेट पे छाए हुए हैं। yesterday only I saw one meme, वो आपको दिखाता हूँ। एक पोस्ट थी, तो इस तरीके की पोस्ट भी आ रही है कि वॉल स्ट्रीट बेट इज नॉट द लार्जेस्ट हेज फंड इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट इट इज कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड एंड एंटायरली डेमोक्रेटिक। तो इस तरीके की मीम्स और इस तरीके की पोस्ट से पूरा जो वॉल स्ट्रीट बेट्स का जो पूरा फोरम है ये अभी फिल्ड है, तो आप जाके इसमें देख सकते हैं। तो एक बहुत ही पॉपुलर ऐप है वहाँ पर यूएस में, रॉबिनहुड ऐप के नाम से, जो कि जिसका पूरा कंसेप्ट ही रिटेल इन्वेस्टर्स को हेल्प करने के लिए था, जो उसने पूरा अपने आप को प्रमोट किया था इस तरीके से। तो उसी की हेल्प से काफी बाइंग हुई है, काफी उसके अंदर पार्टिसिपेशन है रिटेल इन्वेस्टर्स की खासकर। अब वही ऐप इस पूरे फियास्को में जो पूरा इंसिडेंट हुआ है, वो अब इसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। जैसे कि ये एक आपको पोस्ट आप देख सकते हैं कि दे आर नॉट एक्चुअली इशूइंग द स्टेटमेंट ऑल्सो द अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट स्टेटमेंट्स नाउ, एंड मोर ओवर अब उन्होंने क्या किया है कि रॉबिनहुड ऐप ने और ऐसी बहुत सारी एप्स हैं जिन्होंने इस स्टॉक्स पे और ऐसे स्टॉक्स पे अब बाइंग एक्टिविटी या बाइंग लिमिट लगा दी है। नाउ सी रॉबिनहुड कस्टमर्स कैन ओनली बाय वन शेयर एंड अप टू 5 ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन ऑफ गेम स्टॉक। तो इतनी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई है अगर इन ऐसे स्टॉक्स पे ट्रेड करने के लिए। और अब देखा जाए तो इसके देखा देखी वॉल स्ट्रीट बेट्स की जो जितनी पॉपुलैरिटी हो गई है, तो उसके देखा देखी दूसरे स्टॉक्स भी लाइन में आ गए हैं इसी तरीके से। अब मैं आपको दिखाता हूँ। एक स्टॉक है AMC एंटरटेनमेंट, ये एक वहाँ की एक सिने एक मल्टीप्लेक्स चेन है। उस स्टॉक को अगर हम देखें तो वो कैसे, वो भी इसी तरीके से अब रन में आ रहा है। अराउंड $4 से $13 का उसने प्राइस हिट किया। इसी तरीके से ब्लैकबेरी स्टॉक में भी मूवमेंट देखने को मिल रही है, और वो भी अराउंड 3 to 4 टाइम्स हो चुका है लास्ट ही वीक में। तो ये इस तरीके से ये जो वाइल्ड फायर है ये दूसरे स्टॉक्स में भी फैलती हुई नजर आ रही है। ये है इसका पूरा सिनेरियो, ये है इसके आज का जो पूरे करंट सिचुएशन है। अब हम इस पे अपना एक व्यू देते हैं। तो फ्रेंड इस पूरे जो स्टोरी पूरी चल रही है उससे एक जो व्यू क्लियरली, जो एक परसेप्शन निकल के आ रहा है इस समय, वो ये निकल के आ रहा है, जो हमें समझ में आ रहा है कि एक बहुत ही रिटेल इन्वेस्टर्स में एक एंगर है अगेंस्ट द वॉल स्ट्रीट गाइस। वो एंगर का एक पॉइंट ये भी है कि जब भी कोई स्टॉक में लॉस होता है रिटेल इन्वेस्टर्स को, जैसे कि हुआ था आपके लीमन ब्रदर क्रैश में, जो गलती थी सारी हेज फंड्स की, उनकी वजह से पूरी मैनिपुलेशन हुई और उस वजह से पूरा ट्रिगर हुआ। बट इवेंचुअली जो लॉस सारा बियर करना पड़ता है वो करना पड़ता है रिटेल इन्वेस्टर्स को। दे टेंड टू बी ऑन द लूजिंग साइड, और जो गवर्नमेंट की जो प्रोटेक्शन आती है इवेंचुअली दे गेट ऑन द साइड्स ऑफ द बिग फंड्स, बिकॉज उनकी एक लॉबिंग होती है, उनको बचाना ज्यादा जरूरी समझती है गवर्नमेंट। तो उस तरीके से उसका जो पूरा जो इफेक्ट है उस उन पूरी बातों का वो इस केस में क्लियरली नजर आ रहा है। और अगर आप वॉल स्ट्रीट बेट्स पे जो जो मीम्स आ रहे हैं, जो आपके पूरा बन रहे हैं, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो उसमें भी यही आपको देखने को मिलेगा कि इस बारी रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ पूरा का पूरा वो सपोर्ट दिखाएं सारी अथॉरिटीज। तो एक तो ये व्यू बन के आ रहा है कि उस वजह से, जैसे कि हमारी हिंदी फिल्मों में होता था 1980s के दौर में, कि जो कैपिटलिस्ट होते थे, जो फैक्ट्री ओनर्स होते थे, जो मिल्स के ओनर होते थे, उनके अगेंस्ट हमेशा यूनियन वाले जो मजदूर होते थे, जो वर्कर्स होते थे, वो वर्कर्स वर्सेस एक कैपिटलिस्ट जो ओनर्स होते हैं, उसके पूरी स्टोरी रिवॉल्व होती थी अराउंड। तो सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी विद ए न्यू बैकग्राउंड। बैकग्राउंड इस बार आ रहा है फाइनेंशियल मार्केट्स का, और जो स्टोरी सिमिलरली प्ले हो रही है कि रिटेल इन्वेस्टर वर्सेस एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का एक पूरा प्ले चल रहा है। और अब देखा जाए तो रिटेल इन्वेस्टर्स के पास भी एक पावर है, उनके पास भी ग्रुप पावर है ड्यू टू दिस सोशल मीडिया थिंग, जो आजकल की सबसे ज्यादा लेटेस्ट, जो सबसे पोटेंट एक फोर्स की तरह एक सामने आई है। अब इसके ऊपर अब देखने वाले जो सेकंड सिनेरियो है वो ये है कि सेकंड जो पूरा पॉइंट है कि अब इसके ऊपर रेगुलेटरी बॉडीज जो SEC है यूएस की, वो कैसे रिएक्ट करती है।
और वर्ल्ड वाइड भी इस पे क्या रिएक्शन आता है, ये भी देखने वाली बात है आगे आने वाले टाइम पे, कि वो किसको सपोर्ट करती है और किस तरीके से रेगुलेशंस को अगर ट्वीट करती हैं। तो ये पूरा सिनेरियो हम देख रहे हैं। अब तीसरा पॉइंट जो मार्केट से रिलेटेड है इसमें, वो ये है कि अब इसके ऊपर इस वजह से मार्केट्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मार्केट्स अगर हम देखें तो ग्लोबली मार्केट पूरा वैसे ही एक सेल ऑफ मोड में चल रहा है। तो इस पूरे फियास्को से, इस पूरे इंसिडेंट से और भी सेलिंग एग्रीगेट होने की पूरी पूरी उम्मीद है। क्योंकि इसमें एक फैक्टर ये भी है, अगर ऐसे बड़े बड़े हेज फंड्स को इतना बिलियन ऑफ डॉलर्स का लॉस होगा, तो वो लॉस कहाँ से कवर करेंगे। वो अपने एसेट्स को, जो उनके जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं, उसको बेच के भी कवर कर सकते हैं। तो अगर वो बेच के, और ये एसेट्स अभी बहुत प्रॉफिट में भी हैं, अगर स्टॉक्स को हम देखा जाए तो वो इजीली स्टॉक्स को लिक्विडेट करके अपने जो कैपिटल है वो दोबारा से इंटैक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से भी, इस वजह से भी एक पूरा सेल ऑफ का सिनेरियो आगे आने वाले टाइम में हम रूल आउट नहीं कर सकते। तो ये है पूरा ग्लोबल सिनेरियो जो इस इंसिडेंट के बाद हमारे को देखने को मिल सकता है। अब जो डोमेस्टिक हमारा जो सिनेरियो है, तो देखने वाली बात यह है कि अब ये जो रेगुलेटरी बॉडीज है यूएस की, वो ऐसे वॉल स्ट्रीट बेट्स जैसे ग्रुप्स पे एक्शन लेगी कोई प्राइस मैनिपुलेशन का कि नहीं। तो इस पूरे मामले पे आप लोगों की क्या व्यू है, आप लोगों की क्या राय है, प्लीज हमारे को कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और आज का वीडियो हम इसी के साथ रैप करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया हो आपको, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस वीक अहेड।